Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video I am going to considering chapter number 3rd और chapter number 3rd में मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस पे आ चुके हैं। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने सारा डिस्कस करा रखा है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करा रखे हैं। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब कि आप लोग अगर मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आप लोग गुजरोगे, मतलब कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करोगे। सबसे पहले होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब आप लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसका एक ओवरव्यू ले लो। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब है कि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को कैसे देखते हो। रेगुलर बेस की प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस प्रॉब्लम है या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे डील करते हो, फिर आप उस प्रॉब्लम को ब्लूप्रिंट में किस तरीके से बनाते हो, उस प्रॉब्लम का किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उस डाटा को कैसे एनालाइज करते हो और उसकी रिपोर्ट बनाना पूरी की पूरी मार्केट रिसर्च प्रोसेस है। क्योंकि मार्केट रिसर्च या कोई भी रिसर्च इज नथिंग मोर कि इसके अंदर सर्चिंग अगेन, कोई भी प्रॉब्लम को ढूंढ कर उसको आइडेंटिफाई कर कर उसके सॉल्यूशन तक जाना इज़ अ रिसर्च। यही तो हमारे रिसर्चर करते हैं। और करते क्या है, हाँ इसके आगे मार्केटिंग अगर जुड़ गया तो ये मार्केटिंग रिसर्च हो गई, इसके आगे कोई और इवेल्युएटिव रिसर्च जुड़ गई तो ये इवेल्युएशन से रिलेटेड हो गई, साइंटिफिक रिसर्च जुड़ गई तो ये साइंस से रिलेटेड हो गई। द ओवरऑल थिंग इज दिस। नाउ अब हम प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को याद रखने के लिए एक निमोनिक मैंने अपने एंड से बनाया है, लेकिन आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को वो सूटेबल लगे तो ठीक, नहीं तो आप इसी तरीके से इसको बता सकते हो। द निमोनिक इज पी फॉर प्रॉब्लम डेफिनेशन, आर फॉर रिपोर्ट, आर फॉर रिसर्च डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है। प्रोसेस इज अ थिंग विच यू हैव टू बी मेमोराइज इन स्टेप्स। आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम डेफिनेशन फिर हम रिपोर्ट बना देंगे, नहीं। तो पी दैट इज स्टेप 1, देन आर, देन थर्ड इज फील्ड वर्क, एफ से डिनोट करेंगे इसको, फोर्थ इज डाटा एनालिसिस एंड फिफ्थ इज आपकी प्रेजेंटेशन। तो होता क्या है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो, लेकिन कभी कोई ना कोई रीज़न की वजह से आप वो रिमूव कर देते हो, अब वट एवर भी द रीज़न इज। तो मैंने जो निमोनिक बनाया है दैट इज परेशान रहते फिर डीपी चेंज करते। परेशान, पी आर, परेशान, पी से परेशान लिख लो, परेशान रहते फिर डीपी चेंज करते। तो आप लोग देख लेना ये अपने हिसाब से, ये जस्ट अ निमोनिक। अब ये कौन करता है कौन नहीं, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन का वो बनता नहीं है। चलो अब प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करते हैं। नाउ प्रॉब्लम डेफिनेशन इज अ प्रॉब्लम इज एनी सिचुएशन विच रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जब तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन, आप उसके बारे में स्टडी, आप उसके बारे में थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे। जब तक आपको, अगर मान लो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नॉर्मल असाइनमेंट है, आपने कहा अरे यार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में थिंकिंग जनरेट करोगे, क्या आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, क्या आप उसको रिसर्च करोगे, सर्च करोगे? नहीं। जब प्रॉब्लम होगी तब भी आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करोगे। नाउ प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, जो मैंने पहले डिस्कस किया। अब जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहे वैसे तो भाई मैं 60 दिन लेता हूँ आपको पेमेंट करने के लिए या आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन इस बार मुझे 90 डेज़ चाहिए। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है या ये ऐसे ही, मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए कोई बोल रहा है। तो या तो आप पास्ट रिकॉर्ड्स के चेक करोगे। अगर आपके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक उस इंसान ने हमेशा 60 डेज़ पे ही अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उस इंसान को 90 डेज़ चाहिए, तो आप एक गैस वर्क भी कर सकते हो। गैस वर्क का मतलब
कि भाई हाँ हो सकता है, इट क्वाइट बी पॉसिबल कि इस इंसान की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रही हो, तो ये सिंपली गैस बेस्ड हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम डेफिनेशन इज अ नॉर्मल टाइप, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ी डील नहीं है इसको करने के लिए, ये कंटिन्यूस है, ये आए दिन आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करते हो, प्रॉब्लम में जब आप स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हो, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया, जब तक प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं है। प्रॉब्लम अगर क्रिटिकल है, देखो इसके अंदर ना पूरे में यही लिखा है, प्रॉब्लम अगर क्रिटिकल होगी तो आप लोगों को उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और आप रॉन्ग कंक्लूजन पे आ जाओगे अगर आप उसकी डिटेल में स्टडी नहीं करते और डिटेल में उसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? नॉर्मल चीज़ इज़ कि अगर आप लोग क्या करते हो कि अगर कोई भी नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो आप लोग डायरेक्ट जजमेंट पे आ जाते हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, आप लोगों को बहुत सोचना पड़ता है इसके लिए, तो आप लोग उसकी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, और कंक्लूजन पे आ जाओगे और अगर आपका डिसीज़न रॉन्ग हुआ, यहाँ पे लिखा है ऑन द अदर हैंड अ वेग मतलब जो ऐसे ही आपने कर ली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट प्रॉब्लम कंफ्यूज करेगी रिसर्चर को बस, और अगर प्रॉब्लम कंफ्यूज कर रही है, रॉन्ग प्रॉब्लम है, तो उससे जो रिजल्ट आएंगे दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब एज अ रिसर्चर मैं क्या करूँगी कि अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वे से डील करो, पास्ट डिसीजन के बेसिस पे डील कर लो कि भाई अगर ये इंसान ऐसे ही हर बार ऐसे ही करता है तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते उसके बेसिस पे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आपको उसकी डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज़ रिलेटेड टू मार्केट रिसर्च। होपफुली बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नाउ डिटरमाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन कैसे डिटरमाइन करोगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट। आप इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अब ये देख लिया कि भाई मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को अब मुझे इस तरीके से यूज़ करना है। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, जस्ट एन ओवरव्यू। जैसे कि कभी कभी कंस्ट्रक्शन करते हो ना आप, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, मान लो यहाँ से कट करना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल। मैथ्स कहाँ से डाल दी मैं तो मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसलिए मैथ्स आती रहती है बीच में, अपने आप ही निकलती है। मैथ्स अगर जैसे सपोज ऐसा कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से बनाओगे। आपने एक रफली बना लिया और अब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ऐसे ही आप मार्केट रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे। अब इसमें जब डिज़ाइन बनाओगे तो जो डिसीजंस होंगे, द डिसीजंस कंसर्निंग डाटा के सोर्सेज क्या क्या हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो कौन से सोर्स हैं, सेकेंडरी है तो सोर्स कौन सा है, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, सैम्पलिंग प्लान है, कितना सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, थोड़ा सैंपल है, लार्ज सैंपल है। तो ये जो 4-5 डिसीजन है दैट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च डिज़ाइन। नाउ अब हम एक एक करके इन रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में देखेंगे कि डाटा सोर्सेज के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी कैसे। सबसे पहले डाटा सोर्सेज में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की बात की है। सेकेंडरी डाटा बहुत बार बता चुकी हूँ, सेकेंडरी डाटा आर द डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज रैदर देन कलेक्टेड फॉर आर सेल्फ। प्राइमरी डाटा हमें खुद कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डाटा के अंदर हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे सोर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है, सेंसस कमीशन ने दे रखा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, FIC, CCI, CII, PhD रेगुलरली, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो वो सेकेंडरी डाटा के अंदर आएगी। अब इट इज़ अप टू मी कि मैं अगर एज अ रिसर्चर वर्क कर रही हूँ तो मैं कौन सा डाटा कलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट इज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है जिसके अंदर प्राइमरी डाटा इज अ कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब देखो दोनों के बीच में ना बहुत डिफरेंस है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये ओरिजिनल होता है, ठीक है,
ये सेकेंड हैंड डाटा होता है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि आप एक एक इंडिविजुअल से खुद कलेक्ट करोगे, इसमें कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, अब इसके भी कुछ मेथड्स हैं, इसके भी कुछ मेथड्स हैं। इसके मेथड्स डिटेल में दे रखे हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंटेशन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो एक तरीके से मैं ना आपको चार्ट बताती हूँ इसका, जैसे कि अब ये लिख लेना अपनी कॉपी में। प्राइमरी आपने डाटा सोर्सेज ऊपर डाला, डाटा सोर्सेज, और इस डाटा सोर्सेज में प्राइमरी डाल दिया, सेकेंडरी डाल दिया। प्राइमरी के अंदर आपने 1 2 3 मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारे के सारे डाल दिए। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन वर्ड से समझ पा रहे हो कि ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज नोटिंग डाउन थिंग्स एंड बिहेवियर। सिंपली कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, देखना है कोई चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, कोई काम हो रहा है कि नहीं पर्टिकुलर वे में, जैसे कि कोई सामान लेने गए आप, तो आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। और रियलिटी में ऑब्जर्वेशन मेथड रिसर्चर फॉलो करता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि दिस मेथड इज जनरली यूज टू ऑब्जर्व बायर बिहेवियर इन अ शॉप टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ शेल्फ प्लेसमेंट एंड पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशनल मटेरियल, कि प्रमोशनल मटेरियल का कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये सब। नाउ इंटरव्यूइंग मेथड कौन सा होता है? इंटरव्यूइंग मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो थ्रू क्वेश्चनियर, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। आप डायरेक्ट कंज्यूमर के मोटिव, कंज्यूमर का परसेप्शन, कंज्यूमर क्या सोचता है किसी चीज़ के लिए, कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड क्या है, पास्ट बिहेवियर, उसने उस प्रोडक्ट को, मान लो ए प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को पसंद किया है, पास्ट में नहीं पसंद किया, या उसको इसकी डिमांड ज़्यादा चाहिए, फ्यूचर में वो किस तरीके से देखता है इसकी प्रोडक्ट, डिमांड से जनरेट होगा ही। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये हम सब चीज़ें किसी से पूछ सकते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, तो अब आपको ये किस किस तरीके से आपको मतलब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल लग रहा है। नाउ इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड ऑन आइदर, या तो छोटे ग्रुप में कनेक्ट होगा या लार्ज ग्रुप में, इंटरव्यू मेथड से। नेक्स्ट इज मेल क्वेश्चनियर। मेल क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा। दैट इज मेल क्वेश्चनियर में होता क्या है कि आप लोग मेल करोगे एक पर्टिकुलर, मान लो प्रोडक्ट का आपने मेल किया और उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से आपने क्वेश्चंस पूछे। अब आप लोग ने कहा कि प्लीज़ सेंड अ फीडबैक टू दिस क्वेश्चनियर, तो इस ये क्वेश्चनियर है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। कभी कभी आप देखते हो यूट्यूब वीडियो में ना सर्वेज आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे तो स्किप का ऑप्शन होता है और आपको ये कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी। ये एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो मेल क्वेश्चनियर में आपको मेल किए जाएंगे, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चनियर पहुँच जाता है, उससे काफ़ी सारे लोगों को, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम इफेक्टिव है। लेकिन अब इसके कुछ हमने फ़ायदे बात कर लिए कि टाइम कम लगता है और पैसे कम लगते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन को मैं गैदर कर सकती हूँ इसके थ्रू। 3 फ़ायदे बता दी, अब मैं कुछ नुकसान की बात करती हूँ। देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेल क्वेश्चनियर, जो क्वेश्चनियर मेरे पास पहुँचा उसका मैं रिप्लाई करूँ ही करूँ। और अगर मान लो मैंने मान लो जैसे तैसे खोल लिया, चलो ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया यस, कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, मैंने कहा यस नो। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 रेलिवेंट ही नहीं लग रहा, मैंने ऐसे ही क्वेश्चनियर वापस सेंड कर दिया। तो ये इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन है क्या? ये फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने, नहीं, मैंने इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी। अब जब मैं इन्फॉर्मेशन ही ठीक नहीं करूँगी तो क्या ये एक्यूरेट होगा, क्या ये ऑथेंटिक होगा? नहीं। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं मेल क्वेश्चनियर के। तो जब आप क्वेश्चन पेपर में फ्रेम करोगे तो ये लिखना बिल्कुल ना भूलना कि इसके अंदर किस तरीके से आपकी मेल क्वेश्चनियर में पूछा जाएगा। नाउ एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड। लाइक
जैसे कि रियल लाइफ सिचुएशन से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से, कोई भी एक प्रॉब्लम मेरे सामने आई, मैंने उसको इस तरीके से सॉल्व किया, हाँ ये इफेक्टिव मेथड था, फ्यूचर में मैं क्या करूँगी, ये इफेक्टिव मेथड था, इसको मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ। Experimentation method is basically a simulation of the real life situation but in a controlled environment in which you systematically introduce certain element to study their impact. This method is used for finding the best सेल ट्रेनिंग टेक्निक में यूज़ होता है, बेस्ट प्राइस लेवल में, मोस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हाउएवर इज यूज रिक्वायर इन एक्सट्रीमली स्केल रिसर्च टू इंश्योर यूजफुल रिजल्ट, काफ़ी इस्तेमाल करने के लिए, यूजफुल रिजल्ट के लिए। अब हम आते हैं, मैंने इसके मेथड्स बता दिए आपको, अब आते हैं हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहा है तो कैमरा जो वो यूज़ कर रहा है, वो अपने टेप रिकॉर्डर यूज़ कर रहा है, टेलीशीट यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चनियर वो बना रहा है, अपना बना रहा है, सर्वे मेथड में क्वेश्चनियर यूज़ होगा ही होगा, तो उस क्वेश्चनियर को पहले वो, अगर मान लो उसका सैम्पलिंग स्पेस 10,000 लोगों से पूछने का है, तो 10,000 में से वो पहले 1,000 लोगों से पूछेगा और उसको लगेगा कि हाँ ये इफेक्टिव मेथड है। पहले ट्रायल होता है, एक तरीके से ट्राई किया जाता है कुछ लोगों पे कि क्या ये इफेक्टिव वर्क कर रहा है, हाँ अगर ये इफेक्टिव वर्क कर रहा है तो भाई मैं लार्ज पॉपुलेशन में इसको अप्लाई करूँगी। नाउ अब इस मेथड को अगर मैं एक ट्रायल मेथड यूज़ कर रही हूँ टू चेक माई रिसर्च दैट इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पायलट सर्वे। तो कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपको लिखने के लिए आ सकता है कि पायलट सर्वे क्या होता है, तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे एंड देन पायलट सर्वे को। आगे बढ़ती हूँ, पायलट सर्वे समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन ईयर के इन्होंने शायद कुछ डिमेरिट्स वगैरह दे रखे हो कि हाँ क्वेश्चन ईयर के बारे में बोल रखा है कि अगर आप क्वेश्चन ईयर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, कि आपने टूथपेस्ट कहाँ से ख़रीदा, आप टूथपेस्ट में आप नाम बताइए प्लीज़ उसका, उस शॉप का नाम बताइए, ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए जब आप क्वेश्चन ईयर फ्रेम करोगे इस तरीके से। नाउ डू यू थिंक, अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को अवॉइड करोगे, जैसे कि डोंट यू थिंक फॉरेन टीवी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इंडियन वन से, तब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं उसको अवॉइड करूँगी, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, या दूंगी तो अपने वर्ड्स में इतना जस्टिफाइबल नहीं होगा तो मैं उसको स्किप ही कर देती हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जो कि कंज्यूमर को कंफ्यूज कर दे। आपके क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है ना, दैट इज़ क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे जो आपका रिस्पोंडेंट है वो आप लोगों को फ्रीली इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मेरी क्लासेस अच्छी है, ठीक है, अब आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने आपको सिर्फ ये बोला यस और नो में एक्सप्लेन करो। जब आपके पास बाउंडेशन हो जाती है तो दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब आपके पास बाउंडेशन नहीं है तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आर मोर प्रिफरेबल इन किसमें किसमें इन बताओ, जल्दी 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 से रिवाइज करो। इन क्वेश्चनियर टाइप, जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यूअर जब आपसे पूछेगा। अब ये इंटरव्यू वो मत समझना जो जॉब वाला है, ये इंटरव्यू है मार्केटिंग रिसर्च का, जो कि लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। अब मैंने काफ़ी सारे इसके बारे में बता दिया। अब सैम्पलिंग प्लान के बारे में डिस्कस करते हो। सैम्पलिंग प्लान में एक पॉपुलेशन आता है और एक यूनिवर्स आता है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो। After selecting your research instrument for observation and preparing questionnaire for survey, you need to identify the source of information. आपको source चाहिए, इस source को या तो population बोल लोगे या universe बोल लोगे। अब ये पूरी population है या universe, इसमें से मैंने इतना डाटा इतने लोगों को select किया, that is my sample, इतने लोगों को ही सेलेक्ट किया है। अब ये सैंपल किस मेथड के बेसिस पे जिस मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये देखो कुछ लिखा है इसके अंदर, नंबर ऑफ यूनिट इन द पॉपुलेशन मे बी
ये तो छोड़ो इसको, ये इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आती हूँ मुद्दे की बात पे। कहाँ पे लिखा है ये इम्पोर्टेंट चीज़, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है। सैम्पलिंग यूनिट क्या है, सैम्पलिंग साइज क्या है, ये आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो सैंपल बता दिया। सैम्पलिंग मेथड पे आते हैं। ये रहा सैम्पलिंग यूनिट। देखो पॉपुलेशन में कौन कौन है वो सैम्पलिंग यूनिट के अंदर आएगा। सैम्पलिंग मेथड में किस तरीके से आप यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हो, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी आता है। और आपका सैंपल साइज कैसा है, लार्ज सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, स्मॉल सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा सैंपल लार्ज होगा उतने एरर्स कम होंगे, गलतियों के चांसेस कम होंगे। जैसे कि सपोज़ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 10 बच्चों से पूछा जाता है एक टीचर के बारे में और 50 बच्चों से पूछा जाता है। तो अब आप बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है कि 10 बच्चों से बताया हुआ सही होगा या 50 स्टूडेंट्स से। ऑब्वियस सी चीज़ है 50 स्टूडेंट्स जो बताएंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू 10 स्टूडेंट। तो एरर यहाँ पे कम होती है, गलती के चांसेस यहाँ पे एरर ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी फ्री फ्रॉम बायस होता है, मतलब यहाँ पे पक्षपात नहीं होता है। हर एक कैंडिडेट को इक्वली चांस का ऑप्शन मिलता है, इक्वली सिलेक्शन का। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, ऐसा कोई चांसेस नहीं होते। उसके अंदर अपने ही हिसाब से, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने ऑप्शन से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में दे रखा है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हर एक कैंडिडेट को इक्वल सिलेक्शन का चांस, इक्वल यूनिट मिलता है। नॉन प्रोबेबिलिटी मेंबर्स में इतना नहीं मिलता। कुछ मेथड्स लिखवा रही हूँ, इसके अंदर नहीं लिखे हुए, आई गेस रैंडम सैम्पलिंग लिखा हुआ है और नहीं लिखे। देखो लिखो अपनी कॉपी के अंदर जहाँ भी नोट्स बना रहे हो। एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेथड्स में आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगा, सिस्टमैटिक आता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी क्या क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है और क्लस्टर होता है। ठीक है। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में कन्वीनियंस होता है। मेरी राइटिंग में मत जाना क्योंकि पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखती हूँ। कन्वीनियंस होता है, कन्वीनियंस की स्पेलिंग देख लेना। स्नोबॉल होता है, जजमेंटल होता है। ठीक है, जजमेंटल। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिखवाया था। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है जब रैंडमली मेरे पास इतनी सारी पॉपुलेशन दे रखी है और मैंने इसमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लिया, मान लो 2 को सेलेक्ट लिया अपनी, ऐसे ही कोई भी तुक्का नहीं लगाया, कोई भी कुछ नहीं, ऐसी लॉटरी मेथड वगैरह आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब मैंने एक सेलेक्ट किया, अब हर थर्ड पर्सन को मैं सिलेक्ट करूँगी, 1 2 ये थर्ड, 1 2 ये थर्ड, और भी दे रखा होगा तो थर्ड, तो सिस्टमैटिक आता है। फिर उसके बाद स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है पहले मैं अलग अलग ग्रुप्स बनाऊंगी और उसमें से चांसेस सेलेक्ट करूंगी। क्लस्टर्स के अंदर भी डिफरेंट क्लस्टर बनाए जाते हैं और उसमें से पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है। इतना डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि इतनी डिटेल में आपको दिया भी नहीं है। स्टिल अगर आप लोग बोलोगे कि डिटेल में चाहिए तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ जजमेंटल पर्पसिव कन्वीनियंस, मतलब कन्वीनियंस कौन सी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी में। कन्वीनियंस मतलब मुझे भाई ये पर्सन, मान लो 6 लोग हैं तो मुझे इस पर्सन ये कन्वीनियंट लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन सही दे देगा मेरे मतलब की, तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रही हूँ कन्वीनियंस के हिसाब से। पर्पसिव होता है मेरा मतलब इस इंसान से है तो इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। स्नोबॉल सैम्पलिंग कौन सी होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब जैसे कि मैंने इतनी पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया, फिर इसमें से इन पॉपुलेशन को, फिर इसमें से इन पॉपुलेशन को, फिर इसमें से, मतलब एक के ऊपर एक के अंदर एक आते जाएंगे, ऐसे से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है।
तो ये आ गया आपका सैम्पलिंग यूनिट्स। अब फील्ड वर्क के बारे में बात करते हैं। 2 स्टेजेस होती हैं आपकी फील्ड वर्क की। एक होती है ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड वर्क को ऑर्गेनाइज करना, और फिर आती है सुपरविजन। ऑर्गेनाइज द फील्ड वर्क मतलब आप देखोगे कि अब आपको पता है कि जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर हुई है, मैंने समझ लिया कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करनी है, तो अब मैं किस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूँगी। इसको थोड़ा सा लाइन टू लाइन पढ़ा देती हूँ। इट हैज़ टू बी डिसाइड हाउ मेनी पीपल, अब डिसाइड हो गया कितने लोग, उन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है। अब वो मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो, क्योंकि जैसे कि अगर मान लो आप किसी ऐसे पर्सन को मान लो अपने मार्केटिंग में बिठा रहे हो जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको जोग्राफिकल एरिया के बारे में पता है नहीं है, तो क्या वो वर्क कर पाएगा अच्छे से? नहीं। तो इसलिए उस फील्ड वर्क को एनालाइज बहुत ज़रूरी करना है, और उसका देखना, देख रेख बहुत ज़रूरी है। सुपरविजन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये दोनों चीज़ों की इन्होंने बात की गई है। सुपरविजन में रिस्पोंडेंट का ज़रूरी है समझना। अब डाटा एनालाइज की देखो। डाटा एनालाइज में डाटा एडिटिंग। डाटा एडिटिंग का मतलब मान लो मैंने 5 लोगों से डाटा कलेक्ट किया, ABCDE, 5 लोगों से डाटा कलेक्ट किया। इसने अपनी इनकम मंथली बताइए, 1000 तो ज़्यादा ही कम हो गई, 10,000 मान लो, 10,000। इसने अपनी इंफॉर्मेशन दी है 50,000, इसने दी है 70,000, इसने बोला है 5 लाख रुपए। अब ये मंथली नहीं है, ये एनुअली है। इसने मंथली बताया, इसने मंथली बताया, इसने मंथली बताया, और इसने 2 लाख रुपए मंथली बताया, एनुअली बताया। वैसे हो सकती है, क्या दिक्कत है, 5 लाख रुपए इट्स अ नॉर्मल थिंग, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मंथली होना। चलो अब देखो, अगर ये डाटा इस तरीके से मुझे दे रखा है तो अब ये मेरे मतलब का अब भी डाटा नहीं है। क्यों? रीज़न बीइंग कुछ इन्फॉर्मेशन मंथली गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन एनुअली गिवन है। तो अब मैं डाटा अपने हिसाब से अरेंज कर सकती हूँ। ये हो गया 10,000 के हिसाब से 1,20,000, ये इस तरीके से हो गया 3 लाख, कलर दूसरा 3 लाख, ये हो गया 84, 8,40,000, ये तो आपको दे रखे थे। तो अब आप लोग खुद सोचो कि इन्फॉर्मेशन को अब मैंने एडिट किया डाटा को, तो दैट इज डाटा एडिटिंग। इसको ही आप अपने वर्ड्स में पेपर में लिखना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप एक टेबुलेशन फॉर्म में तो बनाओगे, कोई टेलीमार्क तो बनाओगे। तो टेलीमार्क बनाओगे या उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह करने के लिए आप टेबुलेशन बनाते हो, तो उस टेबल फॉर्मेट को आप बनाओगे। तो ये किस फॉर्म में देख रहे हो, 18, 25, 33, 29, ये आ गया आपका टेबुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब आप इसका मीन निकाल ले रहे हो, इसको प्लस करके सबका सबमिशन कर दे रहे हो, तो वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये टेबुलेशन, ग्राफिकल, डाटा समराइजेशन। डाटा समराइजेशन मतलब या तो मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल में दे रखी थी, उस रॉ मटेरियल को आपने एडिट किया। एडिट करने के बाद आपने उसको टेबल फॉर्मेट में बनाया, टेबल से आपने उसका मीन, मीडियन या मोड निकाला। तो रॉ मटेरियल में इंफॉर्मेशन दे रखी थी गिवन फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, उसके बाद एडिट किया, दैट इज डाटा एडिटिंग। डाटा एडिटिंग के बाद आपने टेबुलेशन, टेबल बनाया, टेबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और डाटा समराइजेशन जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड कन्वर्ट किया। उसके बाद अब मीन, मीडियन, मोड इतना ज़्यादा वो नहीं है, जब मैं स्टैट्स की वीडियो लेके आऊँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से निकलेगा, आई गेस अगर उसमें दे रखा होगा तो। अब इन्होंने मीन कैसे निकाला है, इन सबको टोटल कर दो। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बताओगे ना, अगर आप सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करना चाहते हो, तो ये आपका हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में मार्क्स फ्रेम करने में। और देख रहे हो, इससे काफ़ी पेज भी ऑक्यूपाई कर रहा है।
ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको इम्प्रूव करने में मार्क्स हेल्प करती। इतने 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 थे, इन्होंने क्या किया, टोटल मार्क्स को प्लस किया और टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया तो मीन निकल गया। ऐसे ही मीडियन निकल आएगा, ऐसे ही मोड निकल आएगा। मीन मीडियन मोड इज अ सिंपली थिंग। रॉ डाटा दे रखा था उसको हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि these procedure involve the use of sample data to make inference। मतलब निकलता है इससे 3 अप्रोचेस यूज होती है इसमें। पॉपुलेशन की वैल्यू, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन जो मैंने मानी थी, और उसका टेस्ट। 3 चीजें निकल के आई स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से, पॉपुलेशन वैल्यू, हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक एनालिटिकल टूल है, एक ऐसा टूल है जो कि आपको अपनी मार्केट में ज़्यादा ऑक्यूपाई करने का ऑप्शन देता है। अब कोरिलेशन एंड एडिशनल डाटा में क्या आएगा कि आप उस डाटा को कैसे कोरिलेट करते हो, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। द डिग्री टू विच चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज दूसरे में कितना अफेक्ट डालता है, तो वो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट कोरिलेशन में। कोरिलेशन के अंदर कोरिलेशन नॉर्मली मतलब ये होता है कि हाउ टू वेरिएबल आर इंटरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कोरिलेट विद ईच अदर। कोरिलेशन कोफिशिएंट इन दिस केस वुड टेल यू, बताएगा कि रिलेशनशिप क्या है, क्या वो रिलेट है, क्या वो रिलेटेड है, क्या रिलेटेड नहीं है, क्या उन दोनों में कुछ रिलेट हो सकता है, कॉजल रिलेशनशिप क्या है। तो ये सब आपको किससे पता चलेगा, जब आप डाटा को एनालाइज करोगे और उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे। इतना ही है इसके अंदर। रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आई गेस बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं आपको इतनी चीज़ें समझ आ जाए कि जब आप बुक को खोलो ना तो आपके सामने टॉपिक खुला हो और आप लोगों को पता भाई इसमें तो ये मैं लिख लूँगी आराम से, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए अब आप लोगों को इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलेंगे जिसमें हम रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन से लेकर पूरे चैप्टर को एंड अप करेंगे, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स पूरी चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को दोनों वीडियोस में कराए, इसमें मैंने नहीं कराया क्योंकि बार बार उन क्वेश्चंस को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।